हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमने आपको राजस्थान के इतिहास में काफ़ी रियासतें कराने के बाद टॉपिक अब हम स्टार्ट किया था वो है गुर्जर प्रत्याहार। और गुर्जर प्रत्याहार के बारे में, उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको जो पिछली वीडियो है उसके माध्यम से सारी डिटेल आपको दे दी है। मित्रों, आज हम चलते हैं मित्रों आगे के शासक वो है बसराज। तो बसराज को लेकर चलते हैं मित्रों। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष की मैं बात कर रहा था कल के जो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो मैंने बात की थी, तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो प्रारंभ होते हैं बसराज के टाइम से। तो मित्रों, ये देखेंगे हम कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ, कैसे यानी कैसे हुआ, और इनका जो प्रभाव है वो कन्नौज पर कैसे पड़ा और कन्नौज पर किसका अधिकार हुआ। ये त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे मित्रों। और नागवट द्वितीय के बारे में भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, आज लेके चलते हैं वो है शासक बसराज। तो देखिए, बसराज के टाइम अगर देखा जाए तो 783 से लेकर के 795 ईस्वी, 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासन किया है किसने? बसराज ने। मित्रों, अगर इसकी उपाधि की हम बात करें तो इसकी उपाधि जो थी वो थी रणहस्तिन। रणहस्तिन यानी युद्ध का जो हाथी होता है उसे बोलते हैं रणहस्तिन। यानी कि यह एक ऐसा योद्धा था जो एक हाथी के समान लड़ता था। युद्ध में जब जाता था तो एक हाथी के समान, जैसे एक हाथी जो है वो कुचलता हुआ सैनिकों को आगे निकल जाता है, उसी प्रकार जब बसराज लड़ते थे तो इसकी लड़ने की जो कला थी वो ऐसी थी कि जब लड़ते थे तो ये भीड़ यानी सैनिकों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे। इसलिए इसे रणहस्तिन के नाम से भी जाना गया, यानी इसकी उपाधि जो है वो रणहस्तिन रखी गई। उसके बाद हम बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष की। मित्रों, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो बसराज के टाइम से प्रारंभ हुआ और ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किसको लेकर के? कन्नौज को लेकर के हुआ था। मित्रों, कन्नौज कहाँ पे पड़ता है? कन्नौज यूपी में पड़ता है। और कन्नौज के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले इस पर जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने शासन किया था। तो मित्रों, देखते हैं कि इस पर क्या हुआ कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो 3 संघर्ष हुए। कुल त्रिपक्षीय संघर्ष की हम बात करें तो कुल 3 संघर्ष हुए हैं मित्रों। और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको यहाँ बताया है कि आप बाजार से क्या लाए? एक डीवीडी लाए, वो भी कैसे लाए? नगद लाए, और उसमें रखे क्या लग गई मित्रों? मकड़ी लग गई। ये ट्रिक जो है, इन ऐसे ट्रिक के माध्यम से तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष क्लियर होंगे। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ वो इस ट्रिक के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, पहला है डीवीडी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहला त्रिपक्षीय संघर्ष बनाया है। तो धर्मपाल, पाल वंश के हम शासक की बात करें तो पाल वंश के शासक कौन थे मित्रों? धर्मपाल। और पाल वंश के शासक अगर हम बात करें प्रत्यारों की तो प्रत्यारों के शासक कौन थे? बसराज। और हम बात करें राष्ट्रकूटों की तो राष्ट्रकूटों के शासक कौन थे? ध्रुव प्रथम। मित्रों, क्या होता है, कन्नौज जो है उस कन्नौज पर पाल वंश के शासक जो हैं वो भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इधर प्रत्याहार शासक भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे, और राष्ट्रकूट हैं वो भी अपना आधिपत्य जो है वो कन्नौज पर रखना चाहते थे। तो मित्रों, ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है और ये बड़ा कांटे की टक्कर थी। यानी कि 2 पक्षों में तो आपसी लड़ाई होती है, लेकिन यह इतिहास का त्रिपक्षीय संघर्ष जो है बहुत ही ज़्यादा निर्णायक युद्ध लड़े गए मित्रों। और इनमें क्या हुआ, एक शासक ने दूसरे शासक पर युद्ध किया, दूसरे ने तीसरे पर अटैक कर दिया। यानी कि तीनों प्रकार से यह युद्ध लड़े गए, त्रिपक्षीय संघर्ष लिए कहलाए और इतिहास में जाने भी जाते हैं। अगर हम बात करें गुर्जर प्रत्याहारों की तो गुर्जर प्रत्याहारों ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो गुर्जर प्रत्याहारों ने, देखिए, शासक कौन थे? बसराज। तो बसराज, इधर पाल वंश के शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की हम बात करें तो तीनों के मध्य कन्नौज को लेकर के क्या हुआ था मित्रों? युद्ध हुआ था। अगर बात करें कन्नौज प्रथम जो कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया, उस टाइम पर कन्नौज के जो शासक थे वो थे मित्रों इंद्रायुध जो थे वो कन्नौज के शासक थे। मित्रों, क्या होता है, कन्नौज के शासक इंद्रायुध पर जो प्रत्याहार शासक बसराज जो हैं वो क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। प्रत्याहार शासक बसराज अटैक कर देते हैं कन्नौज पर और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इधर क्या होता है मित्रों? इधर धर्मपाल अटैक करता है किस पर? इधर तो कन्नौज के शासक इंद्रायुध पर अटैक कर दिया बसराज ने, तो कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया है बसराज ने। लेकिन क्या होता है, धर्मपाल जो है वो अटैक कर देते हैं
बस यानी धर्मपाल जो है वो भीनमाल जो है गुर्जर प्रत्यारों का जो स्थान था उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि धर्मपाल की जो सेना है उस सेना को धर्मपाल की सेना को जो बसराज है वो पराजित कर देते हैं। बसराज पराजित कर देते हैं तो धर्मपाल जो है वो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के पास जाते हैं। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के पास जाते हैं और ध्रुव क्या करता है, फिर ये अटैक करता है किस पर, बसराज पर मित्रों। और प्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में जो सत्ता जो है वो स्थापित होती है किसकी, राष्ट्रकूटों की। तो पहला त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसमें राष्ट्रकूटों की सत्ता स्थापित होती है। तो पहला देखा जाए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके टाइम पर हुआ था, गुर्जर प्रत्यार शासक बसराज के टाइम पर हुआ था। लेकिन एक कमी रही, कमी क्या रही, वो कमी जो है वो ध्रुव ने इसका फायदा उठाया। यानी ध्रुव जो है राष्ट्रकूट शासक, इसने बसराज को पराजित करके और सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये हमने पढ़ चुके हैं कि कन्नौज के शासक कौन थे उस टाइम पर, इंद्रायुध थे मित्रों। और धर्मपाल जो था इसने भीनमाल पर क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया और बसराज ने क्या कर दिया, इसकी सेना को हराया। लेकिन मित्रों क्या होता है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने क्या कर दिया, बसराज को हरा दिया। तो लास्ट में क्या हुआ मित्रों, राष्ट्रकूटों की जो सत्ता है वो स्थापित हो गई कहाँ पे, कन्नौज पे। उसके बाद ध्रुव ने विजय की खुशी में, ध्रुव कौन, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इस विजय की खुशी में जो गंगा और यमुना के जो चिन्ह थे, गंगा और यमुना का जो चिन्ह हुआ करता था, उस चिन्ह को अपने राष्ट्रकूट वंश के कुल चिन्हों में शामिल किया। किसने, ध्रुव ने। ध्रुव प्रथम ने क्या किया था मित्रों, इस विजय के उपलक्ष्य में त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हुआ था, राष्ट्रकूटों की विजय हुई और इस विजय ध्रुव प्रथम ने की थी। और ध्रुव प्रथम ने इस विजय की खुशी के उपलक्ष्य में गंगा यमुना के जो प्रतीक चिन्ह थे उन प्रतीक चिन्हों को राष्ट्रकूट शासकों के कुल प्रतीक चिन्ह जो होते थे उनमें शामिल किया, कुल प्रतीक चिन्ह जो है उनमें शामिल कर लिया। उसके बाद मित्रों बसराज के शासन में लिखा गया अभिलेख जो है वो है बलि प्रबंध। बसराज के टाइम पर एक अभिलेख लिखा गया जिसका नाम था बलि प्रबंध। और मित्रों इस बलि प्रबंध में सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा और नियोग प्रथा, सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा और नियोग प्रथा आदि की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में, वो अभिलेख कौन सा है, बलि प्रबंध है, जिसकी रचना बसराज के टाइम पर हुई थी। उसके बाद बात करते हैं भागवत धर्म के संरक्षण के कारण। बसराज के टाइम पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था दुग्गल। एक दुग्गल नामक एक ब्राह्मण था बसराज के टाइम पर, जिनने क्या किया था, दुग्गल ने भागवत धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। भागवत धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण बसराज ने दुग्गल नामक ब्राह्मण को जय बराह की उपाधि प्रदान की। तो जय बराह की उपाधि जो है वो दुग्गल नामक ब्राह्मण को प्रदान की गई, किसके द्वारा, बसराज के द्वारा। तो ये मित्रों इसके बाद हम देखें कि बसराज के बारे में या बसराज के इस इतिहास के बारे में, बसराज के इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो है जिनसेन सूरि के ग्रंथ हरवंश पुराण। जिनसेन सूरि का एक ग्रंथ है हरिवंश पुराण और उद्योतन सूरि का है कुवलय माला। उद्योतन सूरि का कुवलय माला और जिनसेन सूरि का हरिवंश पुराण, इन ग्रंथों से हमें बसराज या कन्नौज को लेकर के हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, बसराज शैव मत का अनुयायी था। किस मत का, शैव मत का। अब शैव की हम बात करें तो शैव मत क्या होता है, भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। अगर देखा जाए तो शक्ति यानी कि दुर्गा माँ या शक्ति को मानने वाले शाक्त कहलाते हैं और विष्णु के उपासक जो है वो वैष्णव कहलाते हैं। क्लियर। बात करते हैं बसराज कौन थे मित्रों, शैव अनुयायी थे बसराज। और इन्होंने क्या किया, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ पे, ओसिया कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। तो ओसिया में सूर्य मंदिर का निर्माण बसराज ने करवाया। उसके बाद बात करते हैं सचिया माता का मंदिर। सचिया माता का मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, बसराज ने करवाया। गुर्जर प्रत्यार शैली में इसका निर्माण हुआ था। और बात करें मंदिर निर्माण की, कुल 5 शैलियाँ चलती हैं। मंदिर निर्माण की कुल 5 शैलियाँ चलती हैं मित्रों। और 5 शैलियों में बात करें कि महामारू शैली जो है, इस महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें मंदिर निर्माण की कुल 2 प्रमुख शैली कौन कौन सी है,
दो प्रमुख शैली जो है वो नागर और द्रविड़ है मित्रों। इसके बाद एक उपशैली भी है जिसे हम बेसर के नाम से जानते हैं। तो मंदिर निर्माण की या भवन निर्माण की जो शैली है वो अब कितनी हो गई? 3 है। कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई नागर शैली, द्रविड़ शैली, और इन दोनों के सम्मिश्रण से बनी कौन सी? बेसर शैली। तो इनकी भी उपशैली हम बात करें, पंचायतन शैली, महामारू शैली, भूमि शैली, ये शैलियाँ होती हैं। तो इनमें महामारू शैली जो है, इस महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है वो है सचिया माता का मंदिर। और सचिया माता के इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया मित्रों? वो थे गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने। उसके बाद बात करते हैं महावीर स्वामी का जो मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? महावीर स्वामी का जो मंदिर है वो प्राचीनतम जैन मंदिर है। राजस्थान की हम बात करें मित्रों तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर कौन सा है? वो है महावीर स्वामी का मंदिर। महावीर स्वामी कौन थे मित्रों? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा में जो गुरु होते थे उनको तीर्थंकर कहते हैं और 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं महावीर स्वामी। अगर बात करें तीर्थंकरों की तो आदि पुरुष यानी जो जैन धर्म के आदि पुरुष जो हैं वहाँ से लेकर के और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक यह परंपरा चलती है। उसके बाद में यह परंपरा जो है वो खत्म हो जाती है। तो तीर्थंकर परंपरा जो है वो बाद में खत्म हो जाती है मित्रों। इसके बाद भिल्ल मल्लिकाचार्य नामक व्यक्ति ने या विद्वान ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है ब्रह्म स्तूप सिद्धांत। इस सिद्धांत का इस ग्रंथ का जो रचना है वो की गई थी किसके द्वारा? भिल्ल मल्लिकाचार्य नामक विद्वान के द्वारा। और जो किसके दरबार में थे? वो किसके दरबार में थे? आपके वत्सराज गुर्जर प्रतिहार शासक। उसके बाद बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के। वत्सराज के बारे में आपने देख लिया। वत्सराज तो देखिए डीबीडी के बारे में थोड़ी सी ट्रिक के बारे में हम बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे थे आपको। तो डीबीडी यानी आप डीबीडी लाए, वो कैसे लाए? नगर लाए और उसमें रखी क्या लग गई? मकड़ी लग गई मित्रों। तो डीबीडी प्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष, द्वितीय सेकंड, और ये थर्ड वाला तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष। पहला जो हुआ था वो हुआ था पाल वंश के शासक धर्मपाल, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम के मध्य। इन तीनों के मध्य हुआ था। और इसमें विजय किसकी हुई थी मित्रों? वो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की विजय हुई थी। विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव ने क्या किया? गंगा यमुना के जो प्रतीक चिन्ह थे उन्हें राष्ट्रकूट के कुल जो प्रतीक है उनमें शामिल किया। उसके बाद द्वितीय जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो हुआ था गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय है और पाल वंश के शासक देवपाल और गोविंद तृतीय है यानी राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय है। और तीसरा वो है मेरुभोज, गुर्जर प्रतिहार शासक मेरुभोज और पाल वंश के शासक देवपाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय। तो इनके मध्य क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो नागभट्ट द्वितीय की हम बात कर रहे हैं। इसका जो शासनकाल है 795 से लेकर के 833 ईस्वी। 795 से लेकर के 833 ईस्वी इसका क्या है मित्रों? शासनकाल है। अगर बात करें कन्नौज के शासक, इनके टाइम पर कन्नौज के शासक जो थे वो चक्रायुध थे। और चक्रायुध यानी कन्नौज के शासक चक्रायुध को हरा करके किसने? नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को हराया। कन्नौज के शासक चक्रायुध को हरा करके कन्नौज को अपनी क्या बनाया मित्रों? राजधानी बनाया। चक्रायुध जो था वो पाल वंश के शासक धर्मपाल का आश्रित राजा था। यानी पाल वंश के शासक धर्मपाल जो है उस धर्मपाल ने क्या किया था? धर्मपाल ने अधिकार किया और धर्मपाल के द्वारा आश्रित शासक नियुक्त किया गया था। किसको? चक्रायुध को। इस चक्रायुध को हरा करके नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि उपाधि। तो उपाधि कौन सी है मित्रों? किसकी? नागभट्ट द्वितीय की उपाधि जो है वो है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की जो उपाधि है वो प्रदान की गई यानी ग्रहण की थी किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। इसके टाइम पर क्या हुआ? जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था वो स्थगित हुआ और समाप्त हुआ। उसके बाद हम बात करें ये दानशीलता और कन्यादान के कारण इन्हें क्या कहते हैं मित्रों? इन्हें कर्ण कहा जाता है।
ये दानशीलता के कारण और कन्यादान के कारण इनको क्या कहते हैं, इन्हें कर्ण कहते हैं। और इस कर्ण शब्द का जो इनकी जो उपाधि जो कर्ण है, और कर्ण इस उपाधि का जो उल्लेख है वो ग्वालियर प्रशस्ति, मेहरभोज की जो प्रशस्ति है ग्वालियर प्रशस्ति, इसमें इस कर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख वह मिलता है। बात करते हैं अंत में 833 ईस्वी की। तो 833 ईस्वी में गंगा नदी में समाधि लेने के कारण, गंगा नदी में जीवित समाधि यानी जीवित जल समाधि ली किसने, नागवट द्वितीय, और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो मित्रों ये इन्होंने यानी नागवट द्वितीय ने गंगा नदी में 833 ईस्वी में जल समाधि लेकर के अपनी जो जीवन लीला है उसे समाप्त कर लिया। तो ये आपने देखा बसराज, और बसराज के बाद में आपने देखा नागवट द्वितीय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा है कि आज जो त्रिपक्षीय संघर्ष और बसराज और नागवट द्वितीय के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, चाहे यूट्यूब पे लेकर के, और आप इसे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा करके, और फेसबुक पे आपको शेयर करना है। मित्रों अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि ये जो ज्ञान की गंगा है वो आगे तक बह सके। मित्रों ज्ञान का प्रसार हो सके तो आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे कि टेलीग्राम पे चलने वाली अच्छी क्विज जो है, अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। नमस्कार।